गुड इवनिंग सभी बच्चों को गुड इवनिंग। हरेंद्र, विनय, गुड इवनिंग। आलेख, अवनीश, सौरव, ऋषि, सभी को गुड इवनिंग। जेपी नाम का फुल फॉर्म है जयप्रकाश। जयप्रकाश, यही नाम है फुल फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कल हम लोगों ने मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल के हेलिक्स वाले केसेस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी किए थे। उसमें मुझे एक बात बतानी थी कि एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे और उसमें हम लोग वेलोसिटी वेक्टर को लिख रहे थे। ठीक है, जब हम वेलोसिटी वेक्टर को लिख रहे थे तो हमें प्लस और माइनस वाई का ध्यान रखना पड़ रहा था, लेकिन आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जहां से मैंने कहा था कि जहां से आप छोड़ रहे हो उसको ओरिजिन ले रहे हो। जैसे क्वेश्चन था ना हमारा कि पोजीशन एंड वी एंड वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल है ना। पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल एट ये था t इक्वल टू पाई एम अपॉन 3 QB, है ना। तो इसमें हमने पोजीशन में तो निकाला था, वेलोसिटी में मैंने ओरिजिन मान लिया था, जिससे कि मुझे फिर डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ रहा था। आप एक काम करिए, इसका एक और भी तरीका है, वो ये है कि जो आपने वाईजेड प्लेन में, ये क्वेश्चन याद होगा सबको, पिछला क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल है t इक्वल टू पाई एम अपॉन 3 QB। ये क्वेश्चन पिछला वाला ही है जो ये था। देखिए, इसको आपने v से प्रोजेक्ट कर दिया था इधर, और ये अपना इधर b था, ये अपना x और y था। याद आ रहा है सभी को? ठीक है, तो ये अपने पास ओरिजिन था और मैग्नेटिक फील्ड आपकी अंदर थी। इस टाइम पे बताना था ये t इक्वल टू 0 था। याद आ रहा है? तो मैं कह रहा था कि जो हमारा वाईजेड का जो सर्कल रोटेट हो रहा था, आपको मैंने बोला था सेंटर, तो आप इसी को ले लीजिए वेलोसिटी के लिए भी, कोई दिक्कत नहीं है। ओरिजिन यहां पे लीजिए, ये z है, बस ये ध्यान रखिएगा कि ये नेगेटिव z है, और ये y ले लीजिए। तो वहां पे हम साइन की हमें प्लस y और माइनस y देखना पड़ रहा था, तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 0,0 था। यहां से जो y कोऑर्डिनेट की वेलोसिटी होगी, ये थीटा था अपना, है ना। शायद ये दिया था या क्या दिया था मुझे नहीं पता। ये थीटा निकाल दिया था ना हम लोगों ने, 60 डिग्री आ रहा था ना वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। क्या क्वेश्चन था? एट t इक्वल टू पाई एम अपॉन 3 QB, तो रोटेट होगा थीटा। ये थीटा तो अभी 0 था शायद। ये क्या कर रहा हूं मैं, ये ना इनिशियली जो है किसी एंगल पे था ना, हाँ थीटा ही था, थीटा ही लिया था। थीटा मैंने अब क्या दिया था मुझे याद नहीं है, थीटा 30 लिया था शायद, हाँ थीटा शायद 30 लिया था, और ये अपने पास था कुछ v0, t इक्वल टू 0 पे थीटा 30 था। याद आ रहा है सभी को? शायद यही था ना, देख लीजिए, हाँ थीटा 30 था। ठीक है, तो इस टाइम पे थीटा कितना आ गया था, ओमेगा टी से हम लोगों ने निकाला था थीटा अल्फा, सॉरी रोटेशन निकाला था हम लोगों ने अल्फा, तो अल्फा हमारे पास आ गया था 60 डिग्री। इसको पुट किया था तो यही ना। तो यहां पर आप, मैं कह रहा हूं मैंने पहले सेंटर यहां पे लिया था, तो आप ये मत करिए, आप ओरिजिन जैसे आपने पोजीशन वेक्टर लिखा था वैसे ही सोचिए, यहां से स्टार्ट करिए, यही ओरिजिन है अपना,
तो यही t इक्वल टू 0 है। और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा था, तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा दीजिए ऐसे, ठीक है। जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा देंगे तो आपको फिर साइन का सोचना नहीं पड़ेगा, वाई वाला अपने आप आएगा। समझ गए? वहां पे हमें देखना, ध्यान रखना पड़ रहा था ना, ये वी वाई देखो हो जाएगा, वी जेड हो जाएगा, और ये अपना वी वाई देखो पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसमें मैं ये कह रहा हूं कि कभी भी ऐसा हो तो आप ओरिजिन को ही लेकर चलिएगा। ये अपना 60 डिग्री है ना, रोटेशन जो है 60 डिग्री, और ये अपने पास v था, v नॉट था, v नॉट नहीं था, कितना था, v नॉट cos 30, ये क्या हो जाएगा, v नॉट cos 30, ये v पैरेलल था, और v परपेंडिकुलर था v नॉट sin 30, जो कि v परपेंडिकुलर था। तो सर्कल के लिए हम v परपेंडिकुलर लेते हैं, तो ये v परपेंडिकुलर होगा कितना, v नॉट बाई 2। तो यहां पर ये v नॉट बाई 2, बाकी तो आप कर ही लेंगे, कर ही लिए थे, मतलब ये करिएगा, यहीं से v को भी लीजिएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आपको यहां से मिल जाएगा, आपने बाकी तो कर रखा है। तो इसमें आपको वाई एक्सिस के साइन को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी कंपोनेंट है वो अपने आप आएगा, जो भी कंपोनेंट है वो अपने आप आएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है। मान लीजिए एंगल ऑब्ट्यूज आ जाता है, सुनिए ध्यान से, एंगल ऑब्ट्यूज आ जाता है तो भी आप इसी क्वाड्रेंट में रहिएगा, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपका एंगल ऑब्ट्यूज भी आ जाता है तो आप इसी क्वाड्रेंट में रहिएगा, अपने आप वो साइन के साथ आ जाएगा, अपने आप वो साइन के साथ आ जाएगा, ठीक है। आप थीटा लेके, अल्फा लेके चलिएगा, अल्फा ऑब्ट्यूज होता है तो आप लिखिएगा इसी जोन में, लिखिएगा इसी जोन में, आपको अपने आप वो अल्फा ऑब्ट्यूज होगा तो साइन या कॉस अपने आप साइन के साथ मिल जाएगा, मेरा ये कहना है, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको दूसरे वे से भी बता दिया कि आप यहीं से वेलोसिटी के लिए भी करिएगा, तो आपको ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि मान लीजिए जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन गन है, मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रॉन गन है, मतलब, और वो किसी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कर रही है इलेक्ट्रॉनों को, और वो इलेक्ट्रॉन कहीं पर जाके हिट हो रहे हैं। और इनके बीच का पोटेंशियल, ये कोई इलेक्ट्रॉन गन है जो इलेक्ट्रॉन निकाल रही है, और ये कैसे निकाल रही है, यहां पे कोई पोटेंशियल सोर्स है v, v अपना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसी पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट हो रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं। तो आपको पता है जब ये बाहर निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स तो कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके जाएंगे, है ना। तो यहां पे कुछ इनको काइनेटिक एनर्जी मिल रही है v, और हमें क्या करना है, इनको हमें लेके जाना है किसी टारगेट पे, और टारगेट अपना है यहां पर, ठीक है। इसको हिट कराना है, हमें टारगेट को क्या करना है, हिट कराना है। तो टारगेट को हिट कराना है तो हो क्या रहा है कि जो भी ये इलेक्ट्रॉन है, जब ये निकल रहे हैं इस तरीके से कुछ वेलोसिटी लेकर, ठीक है, और ये टारगेट को हिट कराना है, ये एंगल आपको दिया जा रहा है थीटा है, इसको हिट कराना है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ऐसे तो ये जाएगा नहीं, ठीक है, क्या रॉन्ग है भाई, क्या रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है बताइए, रॉन्ग क्या है, ये थीटा 30 डिग्री प्रोजेक्शन था, और वाईजेड प्लेन में ये अल्फा था जो हम निकाल चुके हैं, ये जो रोटेट हुआ था t इक्वल टू ये टाइम में, गिवन टाइम में, ये अल्फा हम यहां से निकाल चुके हैं, ये रहा, तो ये रोटेट हुआ है, तो इसमें रॉन्ग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है इसमें, इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो था ही नहीं, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कहां था, फर्जी जो है परेशान हो रहे हो, यहां पे आइए। तो पोटेंशियल डिफरेंस ये, और ये
कुछ वेलोसिटी v नॉट से, स्मॉल v से ये इलेक्ट्रॉन निकलता है हॉरिजेंटली, लेकिन इसको इस टारगेट को हिट कराना है, ठीक है, इस टारगेट को हिट कराना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर आपने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस कर दिया, आपने क्या किया, इधर एक मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस कर दिया, इधर आपने एक मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस कर दिया इस डायरेक्शन में। तो आपको बताना है कि ये कितना मिनिमम भी होना चाहिए जिससे कि ये टारगेट को हिट कर दे, और टारगेट का डिस्टेंस आपको दे रखा हुआ है, टारगेट का डिस्टेंस आपको दे रखा हुआ है, ये टारगेट का डिस्टेंस आपको दे रखा हुआ है, ये d है, ठीक है, ये मान लो a है, ये s है। तो इलेक्ट्रॉन गन, ये क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन्स are accelerated through a potential difference capital V, ठीक है, they have to hit a target S. For this, what should be the minimum value of B? What should be the minimum पूछा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ बी, कम से कम बी की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिससे कि ये टारगेट को हिट कर दे, ठीक है। तो कुछ बच्चों को चमक रहा है कि कैसे ये हिट करेगा, ये वही केस हो गया कि नहीं, कौन सा केस, कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज इलेक्ट्रॉन अगर या चार्ज पार्टिकल इंटर कर रहा है तो हैविंग एन एंगल थीटा, हैविंग एन एंगल थीटा, है ना, कोई भी चार्ज पार्टिकल v और ये मैग्नेटिक फील्ड b, v और b के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो सब लोग समझ गए कि ये क्या करेगा, एक हेलिक्स बनाएगा, है ना, एक हेलिक्स बनाएगा और इस हेलिक्स के थ्रू ये इस पर जाके हिट करेगा। लेकिन ये चीज आपको समझना है कि ये हेलिक्स बनाते हुए इसको कब हिट कर पाएगा, बताइए। हर वन टाइम पीरियड में ये हॉरिजेंटली कितना आगे बढ़ता है, पिच के बराबर। हर वन टाइम पीरियड में ये हॉरिजेंटली का कितना आगे बढ़ता है, पिच के बराबर। ठीक है भाई, तो हर वन टाइम पीरियड में ये क्या होता है, अपने पिच के बराबर आगे बढ़ता है। तो आप सभी लोग समझ पा रहे हो कि ऐसा भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है, कि ऐसा भी हो सकता है कि जो ये पिच बना रहा है ये इस तरीके से पिच बनाता हुआ ऐसे जाएगा, तो ये इसको पार कर दे, है ना, ये पिच के, इसका मतलब कोई बता पाएगा कि पिच का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन का जो लॉजिक है वो ये है कि हेलिक्स का फॉर्मेशन होते हुए कोई टारगेट को हिट कर रहा है, इसका मतलब ये जो डी है ना, ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पिच होना चाहिए। मानते हो कि नहीं, नहीं तो कभी हिट नहीं कर पाएगा, ये कहीं बीच में आ जाएगा। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब ये P1 है, एक पिच हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, तो ये मान लो थर्ड पिच पे हो तो ठीक थर्ड पिच के बराबर होना चाहिए या फोर्थ पिच के बराबर होना चाहिए। शायद सब लोग समझ गए। तो यहां पर यही हो रहा होगा कि फॉर दिस इलेक्ट्रॉन टू हिट द टारगेट, आपको पता है कि ये क्या होना चाहिए, पिच के बराबर हो। ये तो क्लियर है सबको कि हेलिकल मोशन होगा। यहां पे इसका जो है एक कंपोनेंट इधर आएगा v cos थीटा, एक कंपोनेंट इसका होगा इधर v cos थीटा, जो पिच के पैरेलल होगा, मतलब b के पैरेलल, है ना, ये पैरेलल वाला होगा। पिच के लिए यही लिखते हैं आप। और ये अपना क्या होगा, v परपेंडिकुलर, जो टाइम के लिए बताएगा।
V परपेंडिकुलर वो हो जाएगा V साइन थीटा, दिस इज V परपेंडिकुलर। तो पिच के लिए आप सबको पता है कि पिच का जो एक्सप्रेशन होगा फॉर चार्ज पार्टिकल फॉर इलेक्ट्रॉन, टू हिट द टारगेट, ये तो सब लोग समझ गए कि क्या होगा। दिस पिच, सॉरी दिस d इज इक्वल टू सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पिच, d इक्वल टू np होगा। और p की वैल्यू आप निकाल सकते हो, p क्या हो जाएगा अपने पास, वो हो जाएगा v पैरेलल दैट इज v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड, टाइम पीरियड तो वही होगा 2 पाई m अपॉन QB। तो इसका ये इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, तो p इक्वल टू वी कॉस थीटा 2 पाई m अपॉन QB, तो d इज इक्वल टू आएगा n v cos थीटा 2 पाई m अपॉन QB। और अभी हमें v भी निकालना बाकी है, अभी हमने v भी नहीं निकाला है क्योंकि हमें v तो दिया नहीं था। तो ये लगा लेंगे q एक्सेलरेटेड वाला, q इंटू वी वर्क डन बाई पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। तो v क्या हो जाएगा 2q कैपिटल V बाई m अंडर रूट। तो ये v आप यहां पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा, हमें निकालना था b, तो b फाइनली आएगा 2 पाई m और v हो जाएगा अंडर रूट 2q कैपिटल V बाई m इंटू कॉस थीटा अपॉन में QB। ये Q बच जाएगा, QD यहां पे लिख दे रहा हूं QD, बोलो भाई। और ये n है, ये सब है आपका n के बराबर इंटू n, इंटीग्रल मल्टीपल। तो मिनिमम पूछा गया है, ठीक है, मिनिमम पूछा गया है, तो मिनिमम के लिए n 1 हो जाएगा पहले ही पिच में जाके। मिनिमम का मतलब क्या हुआ कि वो पहले ही पिच में जाके जो है वो क्या करे, उसको हिट कर दे। बताओ, मिनिमम पूछा गया है कि ये इसको हिट करे, तो n की वैल्यू क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। बताइए भाई, n जैसे जैसे बढ़ेगा b बढ़ेगा, तो b मिनिमम के लिए क्या हो जाएगा, b कहां से आ गया, कौन सा b कहां पे दिख रहा है आपको, यहां कहीं b नहीं है भाई, d है d। आपको b और d में अंतर नहीं समझ में आ रहा है, d डिस्टेंस है जहां से इलेक्ट्रॉन, गन से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और टारगेट को हिट कर रहा है, ये डिस्टेंस है d, ये गिवन है आपको, दिस इज d नॉट b। तो d जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ p होगा, ठीक है। तो यहां पे फॉर b मिनिमम d शुड बी, n शुड बी इक्वल टू 1, n शुड बी इक्वल टू 1 इन फर्स्ट वाले में ही जाके, मतलब एक ही पिच बना के जाके उसको हिट कर दे। तो बस n को वैल्यू 1 कर दो और बस कितना आ जाएगा फिर b मिनिमम। देखो जो कट रहा है कट कर लो, 2 को बाहर ही रखते हैं, 2 पाई को बाहर रखते हैं और m अपॉन QD को अंदर भेजते हैं, 2 पाई d को बाहर रखते हैं, 2 पाई d को बाहर रखते हैं और m अपॉन Q को बाहर, m अपॉन Q को अंदर भेजोगे तो एक m ऊपर रहेगा, Q इधर, तो यहां क्या बचेगा अपने पास, अंडर रूट 2m अपॉन 2mv अपॉन नीचे हो जाएगा Q कॉस थीटा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको एंगल दिया जाएगा तो आप एंगल भी पुट कर लेना, ठीक है, आपको एंगल दिया जाएगा तो आप एंगल पुट कर लेना। कहां पे QB कह रहे हो, सही तो है भाई, n टाइम्स पिच की वैल्यू रख दी, फिर b इधर लेके आ गए तो d नीचे आ गया, क्या दिक्कत है इसमें, सब सही है। हाँ, अगर
परपेंडिकुलर होता तो रेडियस वाला यूज कर लेते, तो वो आप आराम से रेडियस के बराबर कर सकते थे। ठीक है, चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं कि मान लीजिए अपना मैग्नेटिक फील्ड जो है, एक क्वेश्चन ऐसा है, मान लो कि एक चार्ज पार्टिकल है, वो यहां से प्रोजेक्ट हो रहा है, चार्ज पार्टिकल यहां से प्रोजेक्ट हो रहा है किसी वेलोसिटी से, हमें नहीं दिया है वो वेलोसिटी। चार्ज पार्टिकल मान लो यहां से प्रोजेक्ट हो रहा है, हमें वो वेलोसिटी नहीं दिया है, बट ये दिया है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है डाउनवर्ड। ठीक है, और यहां से कहीं से चार्ज पार्टिकल हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट हो रहा है, ये बस दिया हुआ है, वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है। ये ग्राउंड है अपना, चार्ज पार्टिकल का मास m है और चार्ज q है, पॉजिटिव चार्ज है, m है। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली एंड आवर इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज यूनिफॉर्म, इट इज इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो फिर बताया जाता है कि ये सभी बच्चों को पता है, इतना तो सबने पढ़ा होगा कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। ठीक है, ये आपको प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, आप सबको पता है, ये इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। ये तो आप सब लोग जानते हो, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी नेग्लेक्टेड है, ग्रेविटी को नहीं लेना है आपको, ग्रेविटी नेग्लेक्टेड है। पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, ये मान लीजिए P है, ये यहां पे कहीं N पे, और ये डिस्टेंस तुम्हें दिया जा रहा है, ये डिस्टेंस आपको दिया जा रहा है, ये d/2 डिस्टेंस है और ये d डिस्टेंस है, कि ये d डिस्टेंस पे आके ग्राउंड को हिट करता है, और ये d/2 हाइट से हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट किया गया इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो मैं लिख दे रहा हूं कि चार्ज पार्टिकल is projected horizontally with some velocity, velocity नहीं दिया गया है, with some velocity, है ना, from P and hit the ground इलास्टिकली। थोड़ा मैकेनिक्स से रिलेट करके क्वेश्चन बना रहा हूं, मर्जिंग क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं आईआईटी एडवांस में। एंड हिट द ग्राउंड इलास्टिकली एट n। आफ्टर दैट, आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन, क्वेश्चन की कहानी पहले समझ लीजिए, जस्ट आफ्टर कोलिजन इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑफ हो जाता है अपने आप, इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच्ड ऑफ, एंड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एंड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्विच्ड ऑन, एक मैग्नेटिक फील्ड स्विच्ड ऑन हो जाता है ना, जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो ये लिख दिया है, ए मैग्नेटिक फील्ड स्विच्ड ऑन। आफ्टर दैट फाइंड द, ये पूछा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ B so that particle passes through origin, passes through origin O, है ना, after collision। ये पूरी कहानी है, ये पूरी कहानी है। तो इस पूरी कहानी में आपको ये बताया जा रहा है कि आपने इसको हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट किया, ये किसी
D/2 से D डिस्टेंस पे ये आके हिट करता है, और हिट करने के बाद अचानक से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हो जाता है और एक मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन हो जाता है। जैसे ही ये हिट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन हो जाएगा। उसका डायरेक्शन नहीं दिया है, स्विच ऑन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये भी लिखना पड़ेगा। फिर यहां मैं बना देता हूं ऐसे, स्विच ऑन यहां लिख दे रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। स्विच ऑन आफ्टर कोलिजन, जैसे ये कोलाइड करता है एन से, ये मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन हो जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑफ हो जाता है। तो आपको बताना है कि ये बी की क्या वैल्यू होगी जिससे कि कोलिजन के बाद जो पार्टिकल है वो फिर से ओरिजिन से ही पास हो, फिर से वो पार्टिकल ओरिजिन से ही पास हो। कोई वेलोसिटी नहीं दी हुई है यहां, वहां की कोई वेलोसिटी नहीं दी हुई है। ठीक है भाई, कोई वेलोसिटी आपको नहीं दी हुई है। चलिए करते हैं क्वेश्चन फिर। तो आप सबको पता है कि ये पार्टिकल जब एक्सेलरेशन, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड दिखे, इतना सबको पता है कि यहां एक एक्सेलरेशन आ जाएगा ए वाई का, यहां पे एक एक्सेलरेशन आ जाएगा ए वाई का, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज है तो इधर फोर्स लगेगा क्यू ई का, जिससे यहां पे एक्सेलरेशन आएगा ए वाई का, और वो ए वाई के वजह से ये धीरे यहां पे नीचे एक्सेलरेट भी होगा। और वो कितना एक्सेलरेट होगा, ए वाई क्या हो जाएगा, क्यू ई बाई एम। बोलो भाई। और ये चार्ज पार्टिकल यहां पर आकर इस तरीके से एक प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ इसको हिट करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ इसको हिट करेगा। बोलिए। और ये अपना एन था, और जब ये यहां पे हिट करेगा तो इसके पास दो वेलोसिटी होगी, हमें नहीं पता, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में। इतनी तो थोड़ी बहुत आती होगी आप लोगों को, प्रोजेक्टाइल कोई बड़ी बात नहीं है, इतना काइनेमेटिक्स तो बेसिक है। ये Vx और ये होगा अपना Vy। बोलो भाई। तो पहला तो चैलेंज है, हमारे पास वेलोसिटी नहीं है, तो दोनों डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी हमें। और पहले मान लेते हैं कि ये u से प्रोजेक्ट हुआ, ये u से प्रोजेक्ट हुआ इस तरफ। तो सभी बच्चों को पता है कि u x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है, ये u रहने वाली है। y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, यहां पे uy जीरो है एक तरीके से, और यही ux अपना u है, मानते हो? तो यही ux कांस्टेंट बना रहेगा, यहां vy हो जाएगा। तो आप सबको पता है कि ये u कांस्टेंट रहने वाला है, तो मान लेते हैं कि ये t इक्वल टू 0 था और हीटिंग टाइम है t इक्वल टू t। तो टाइम तो बहुत आसानी से आ रहा है, आप देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है d, और कितने टाइम में t, और किस स्पीड से किया है इसने, कांस्टेंट स्पीड से। तो हम एक इक्वेशन तो लिख ही सकते हैं ना, एक इक्वेशन तो लिख सकते हैं भाई। क्या लिख सकते हैं बताओ, कि इन एक्स डायरेक्शन d इज इक्वल टू यू टी, तो यहां से टाइम आ जाएगा d बाई यू। बोलो, तो यहां से टाइम आ जाएगा। अब हमें टाइम पता है तो वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाओ। वर्टिकल डायरेक्शन में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, d बाई टू, और किस एक्सेलरेशन से, क्यू ई बाई एम से। कितने टाइम में इसकी वेलोसिटी वी वाई हो जा रही है, d बाई यू टाइम में इसकी वेलोसिटी वी वाई हो जा रही है। तो आप वी वाई भी लिख सकते हो, वी वाई क्या हो जाएगा, यू वाई प्लस ए वाई टी। इतनी काइनेमेटिक्स तो याद होगी सबको, ये जीरो है, तो वी वाई कितना हो जाएगा, ए वाई मतलब क्यू ई बाई एम इंटू टी, और टी आपने अभी निकाला, इट इज डी बाई यू। तो वी वाई हमारे पास कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा क्यू डी
क्यू डी ई बाई एम यू, देखिएगा सब लोग, यही आएगा भाई। तो क्यू डी ई बाई एम यू, ये वेलोसिटी वी वाई डायरेक्शन में हो जाएगी और इधर अपना यू डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अपने पास यू रहेगा। तो व्हाट अबाउट द नेट वेलोसिटी? नेट वेलोसिटी ये v क्या होगी जिससे ये हिट करेगा? अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ये लिख सकते हो, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ये क्लियर है सभी को? रूट जीएस से करे तो गलत है, मैंने कहा ना ग्रेविटी नहीं लेना है, ये लिखा हुआ है, पढ़ते नहीं हो क्या? ये ग्रेविटी नहीं लेना है तो आप अंडर रूट जीएच कैसे करोगे? आप यहां एनर्जी कंजर्व, वर्क एनर्जी थ्योरम कर सकते हो कि वर्क डन बाय दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू डी बाई टू इक्वल टू हाफ एम वी वाई स्क्वायर, ये कर सकते हो। ई इंटू डी बाई टू इक्वल टू हाफ एम वी वाई स्क्वायर, ये कर सकते हो। क्लियर है? अब आगे आप लोग करिए, यहां से आप नेट v निकाल लीजिए। अब इस v से क्या होगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑफ हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड शुरू हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा v क्रॉस b, इधर मैग्नेटिक फील्ड लगेगा और ये परपेंडिकुलर है तो ये सर्कुलर मोशन करेगा कुछ, और इस सर्कुलर मोशन में फिर इसको इस सर्कुलर मोशन में इसको यहां पहुंचना है तो वो उसका डायमीटर हो जाएगा। क्या आ जाएगा जल्दी से बताइए? जल्दी से बता दीजिए सब लोग। जल्दी से बता दीजिए भाई, अब तो बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए। आप एक चीज मिस कर रहे हैं कि हिट द ग्राउंड इलास्टिकली, हर वर्ड का बड़ा मीनिंग है। अब यहां पे मैकेनिक्स का एक और कॉन्सेप्ट छुपा है कि अगर कोई बॉडी इलास्टिकली अगर ग्राउंड को हिट करती है तो ये उसी वेलोसिटी से रिबाउंड हो जाती है। याद है सभी को? ठीक है, तो सभी को याद है कि जब ये इलास्टिकली हिट करेगा, ये आपने वी वाई निकाल लिया है। अब आगे आइए, फाइनली अब नेक्स्ट क्या हो रहा होगा? किसी ने आंसर नहीं दिया, लेकिन इसका मतलब अब भी आप लोग मैकेनिक्स में काफी पैदल हो। यहां पर जब ये आ रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन हो चुका है। अब देखिए क्या हो रहा है, ये आपकी वो ट्रेजेक्ट्री थी, ये यहां से आया था, ठीक है, आपने बताया ये u है और ये वी वाई था, तो ये रिबॉन्ड करेगा, इसी वेलोसिटी से रिबॉन्ड कर जाएगा भाई। ये याद होगा कुछ बच्चों को, परफेक्ट। जैसे बॉल को आप जो है वॉल पे मारते हो तो डायरेक्ट रिबॉन्ड करता है, ठीक है, तो उसी तरीके से यहां पे रिबॉन्ड होगा। तो ये वाला नहीं, ये वेलोसिटी रिबॉन्ड होगा कैसे? ये वी वाई था, ये u था, ठीक है, तो आफ्टर कोलिजन, ये जस्ट बिफोर कोलिजन है। और ये नेट v था, इनका रिजल्टेंट ऐसा था। ठीक है ना? तो आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा? ये जस्ट रिबॉन्ड हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये जस्ट जो है अपना ऊपर चला जाएगा। और ये ऊपर जाएगा तो फिर क्या होगा? नेट रिजल्टेंट, यहां मैग्नेटिक फील्ड आ चुका होगा, तो अब ये वेलोसिटी, इनका रिजल्टेंट कैसा होगा? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। तो
अब ये एक तरीके से इसी पाथ को रिट्रेस करता तो यहां पहुंचता। अब आपको पता है कि इसके पास कुछ वेलोसिटी ऐसी होगी जिससे ये इधर जाएगा और एक सर्कल बना के यहां से पास हो सकता है, यही तो होगा। एक सर्कल बना के यहां से पास होगा, बताइए। तो आप यहां पे क्या बोल सकते हो, बस थोड़ा सा रिजल्टेंट मैं देख रहा हूं कि यू का क्या करेंगे। ये रिबॉन्ड करेगा मतलब अब वी वाई इधर हो जाएगा। इलास्टिक का मतलब होता है ना कि जो नॉर्मल डायरेक्शन में, कोलिजन के नॉर्मल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो ऊपर हो जाएगी, जस्ट उल्टा। लेकिन यू तो वही रहेगा, यू इधर होगा तब जाके ये सर्कल बना के इधर आएगा ना रिजल्टेंट। नहीं तो अगर ये इधर होगा तब तो सर्कल जो बनेगा तुम्हारा वो ये इधर जाएगा। फिर ये थोड़ा सा डाउटफुल है। मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अच्छा, यू तो जीरो हो जाएगा, हाँ ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे देखिए जरा ध्यान से, यू एक मिनट यहां देखिए। आपने इसको किसी सर्टेन वेलोसिटी से फेंका था, ठीक है। ये वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहने वाली थी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वी वाई आ गया था, ये भी ठीक है। रिजल्टेंट इधर था, इलास्टिक कोलिजन हुआ तो ये रिबॉन्ड करेगा जिस वेलोसिटी से आया है उसी वेलोसिटी से रिबॉन्ड करेगा। तो थोड़ा लॉजिकली ये चीज जस्टिफाई नहीं हो रही है कि यहां पे वी वाई ऊपर होगा, ये तो ठीक है। यू का क्या होगा, यू तो चेंज नहीं होगा ना। यही थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने में, ये यू इधर है, ये यू इधर आए तब फिर ये ऐसे सर्कल बनाता हुआ ये डायमीटर बन जाएगा, ये तो क्लियर है। तो यू जीरो, यहां पे यू कुछ था, ये यू से आपने फेंका, ये यू हमेशा कंटिन्यू रहेगा जो आपने दिया है, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। तो क्वेश्चन थोड़ा सही बना है। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड कर दूं? अच्छा रुको, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, हाँ सही कह रहे हो। तो V, एक मिनट रुको, V इधर होगा तो ये इधर जा रहा होगा, तो V क्रॉस B। नहीं, आउटवर्ड करने पे तो और गड़बड़ हो जाएगा। ये V U इधर करोगे तो रिजल्टेंट इधर होगा, तो V क्रॉस B का मैग्नेटिक फील्ड इधर बन रहा है, ठीक है, बन तो रहा है, ठीक है ठीक है। देखो इधर, ये इधर होगा U और रिजल्टेंट अपना कुछ ऐसा होगा। बट इसको अगर डायमीटर होना है, यही प्रॉब्लम है ना, अगर ये डायमीटर होना है तो ये जो सर्कल बनेगा इसका डायमीटर, इसको हिट करना है ना, यही तो बोला है कि ये पास हो। तो नेट रिजल्टेंट तो हमारे अकॉर्डिंग इधर आ रहा है। नेट रिजल्टेंट अपना इधर आ रहा है कुछ, देखो। तो V क्रॉस B करोगे, ये मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर लिया है और ये V है, तो V क्रॉस B इसका इधर होगा। ये अपना FB होगा, ठीक है। जो तो FB इधर लग रहा है ना, इसको इधर लगना चाहिए, मेरी बात समझ रहे हो ना। FB इधर लगना चाहिए, तब तो इसका सर्कल का सेंटर होगा और ये इसका डायमीटर होगा। इसीलिए मुझे थोड़ा डाउटफुल हो गया ये क्वेश्चन, इसीलिए थोड़ा डाउटफुल हो गया, ठीक है। शायद सब लोग समझ रहे हैं। या तो यहां पर U जीरो, यहां पे अगर U जीरो हो जाए तब हो सकता है, बट U जीरो होने का कोई सवाल नहीं दिखता। कैसे जीरो होगा, आपने U से फेंका है, अगर रिलीज करें तो प्रोजेक्टाइल नहीं बनेगा।
इसको अगर यू से फेंकेंगे तब जाके प्रोजेक्टाइल बनेगा, ये ठीक है। फिर ये यू कभी जीरो हो ही नहीं सकता इधर, ये प्रॉब्लम है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे जो बनाया मैंने। यहां पर u जीरो होगा तब ये इधर जाएगा और ये ऐसे सर्कल बन जाएगा, तब तो सही है कि नहीं भाई? बताइए। इनवर्ड रख दें इलास्टिक को हटाकर, तो फिर क्या, तब तो ये नहीं, तो आपको क्या लगता है घूम के इधर आ जाएगा? हमेशा इस पे आने के लिए ध्यान रखिए कि ये नेट वेलोसिटी होना चाहिए। ये सर्कल बनेगा ना ऐसे। क्वेश्चन जो मैंने बनाया है इसमें अगर इसको सर्कल बनाना है, देखिए यहां पे हिट करना है तो ये v पूरा ऐसा होना चाहिए, तभी ये सर्कल बना के इसको आके यहां पर हिट ओ से पास होगा, तभी ये ओ से पास होगा। ये पूरा v वर्टिकल होना चाहिए अगर यहां से पास होना है तो, ये चीज है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। क्लियर है सभी को? तो इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि इसको क्या किया जाए जिससे u जीरो हो जाए, तब जाके आपका क्वेश्चन बन पाएगा। तो इसको अभी हटा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन सही बन रहा था लेकिन यहां प्रॉब्लम कर रहा है। ये u हमें जीरो करना पड़ेगा तब जाके ये रिबॉन्ड होगा और ये इधर आएगा। क्लियर है? पूरा परपेंडिकुलरली तो ये हिट करेगा भी नहीं, तो u रह ही जाएगा। तो ये चीज है। क्लियर है ना सभी को? यहां पे ये u को जीरो करना पड़ेगा तब जाके ये परपेंडिकुलर हिट होगा और ये सर्कल बनाएगा। चलिए ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन इसमें बना पाएंगे तो बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक मान लीजिए पूरा मैग्नेटिक फील्ड जोन है, पूरा ही मैग्नेटिक फील्ड जोन है, ऐसा पूरे स्पेस में है। इस चैप्टर में मतलब कॉम्बो क्वेश्चन आपको मिलने के बहुत चांसेस मिलेंगे जो मैकेनिक्स से रिलेट रखें, तो वही मैं ट्राई कर रहा हूं कि कुछ आपको आइडिया देता जाऊं। तो यहां पे पूरे जोन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी मान लो। आपने एक चार्ज पार्टिकल को फेंक दिया, ठीक है, आपने एक चार्ज पार्टिकल को फेंक दिया, मैग्नेटिक फील्ड बी में, और वो धीरे धीरे जो है, चलिए पहले एक नॉन यूनिफॉर्म का केस देख लें तब आपको ज्यादा, या ठीक है चलो यही पहले ले लेते हैं। ठीक है, ये स्मूथ हॉरिजेंटल नहीं है, रफ सरफेस है, तो ये लिख रहा हूं ऑन ए रफ हॉरिजेंटल सरफेस a charged particle is projected horizontally ठीक है, the kinetic friction acting on the charged particle the kinetic friction acting on the charged particle is Fk, F equal to kV, ऐसा है। That is where V is, मतलब वेरिएबल काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है इस चार्ज पार्टिकल पे, where V is इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। समझ गए? तो एक चार्ज पार्टिकल को आपने क्या किया है, यहां पे प्रोजेक्ट कर दिया है
हॉरिजेंटली, मान लो आपने इसको ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया कुछ v नॉट से, और ये है q, ये है मास m, t इक्वल टू 0 पे यहां पे आपने इसको अभी प्रोजेक्ट कर दिया। और जिस ग्राउंड पे आपने इसको प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, जिस ग्राउंड पे आपने इसको प्रोजेक्ट किया है वो रफ है, और वो रफ सरफेस आपको पता है जब स्लिपिंग होगी तो उस पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा इस चार्ज पार्टिकल पे, और वो भी वेरिएबल है। काइनेटिक फ्रिक्शन कैसा है, के वी, जिसमें के कोई कांस्टेंट है और v जो है चार्ज पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, v जो है चार्ज पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है। तो q m और ये v नॉट है। अब आपको बताना है कि डिस्कस द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द चार्ज पार्टिकल, कैसी ट्रेजेक्ट्री होगी। ये आपको थोड़ा गेस करना है, ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी। ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी हमें निकालनी है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और तीसरा क्वेश्चन इसमें यह बनाया जा सकता है कि फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द चार्ज पार्टिकल एट x इक्वल टू चलिए देखते हैं रेडियस ऑफ चार्ज। पहले ये दोनों की बात करते हैं कि इसमें क्या होगा। स्ट्रेट जाके सर्कल, तो क्या वो सर्कल पूरा कांस्टेंट रहेगा भाई? जो आप बता रहे हैं कि स्ट्रेट जाएगा फिर सर्कल करेगा, तो सर्कल का रेडियस हमेशा कांस्टेंट रहेगा क्या? ये भी सोच लीजिए जल्दी से सब लोग, ये भी सोच लीजिए कि सर्कल बनेगा, ठीक है, तो क्या वो सर्कल का रेडियस कांस्टेंट रह जाएगा क्या? ये भी सोच लीजिए, ये भी सोच लीजिए। ये भी सोच लीजिए कि उस सर्कल का रेडियस कांस्टेंट रह पाएगा क्या? नहीं रह पाएगा बिल्कुल, क्योंकि हर समय उसकी वेलोसिटी जो है डिक्रीज कर रही होगी, फ्रिक्शन फोर्स उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा। अब देखिए इसका ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा, इसकी ट्रेजेक्ट्री ऐसी होगी, ऐसी होगी भाई इसकी ट्रेजेक्ट्री। धीरे 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 इसका सर्कल जो है क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, क्योंकि हमेशा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो टेंजेंशियल लगेगा, तो उसकी स्पीड कम होती जाएगी, और ये धीरे धीरे एक जो है क्या बनाएगा, एक यहां पे हर पॉइंट पे टेंजेंशियल फोर्स सभी बच्चों को पता है कि मोशन के, रिलेटिव मोशन के अपोजिट है, ये तो ग्राउंड पर ही है, तो मतलब इसके अपोजिट होगा ऐसा। हर जगह पे फ्रिक्शन फोर्स आप जो दिखा रहे होंगे वो आपको ऐसा मिलेगा, मोशन के अपोजिट, ठीक है, ऐसा मिलेगा हर जगह पे। मानते हैं कि नहीं? तो इसके वजह से क्या होगा कि चार्ज पार्टिकल का रेडियस छोटा होता जाएगा। समझ गए सब लोग? स्पीड कम होता जाएगा ना, R इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, तो एम वी यहां पर वो v जो है चेंज होता जाएगा, ठीक है, तो स्पाइरल बनेगा। तो ट्रेजेक्ट्री इसकी स्पाइरल फॉर्म की होगी। तो ट्रेजेक्ट्री आपकी जो होगी वो इसकी स्पाइरल फॉर्म की होगी। अब क्या करेंगे आप, आपको निकालना है ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो स्पाइरल है,
वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो किसी भी टाइम पे जरा चार्ज पार्टिकल को देखो आप, ये चार्ज पार्टिकल अपना जा रहा था, इसके पास जो फोर्सेस लगेंगे वो क्या लगेंगे, क्यू वी क्रॉस बी, और ये फ्रिक्शन फोर्स रहेगा हमेशा वी इसके अपोजिट, ये वी होगा। तो यहां पे जो ये चार्ज पार्टिकल है इस पे फ्रिक्शन इधर लगेगा, वेलोसिटी इसकी इधर होगी, और मैग्नेटिक फील्ड से तो कोई, मैग्नेटिक फील्ड तो इसके स्पीड को चेंज नहीं करेगा, वो हमेशा कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा भाई। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कैसा होगा, परपेंडिकुलर, ये तो सब लोग समझते हो। इस V के हमेशा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा, हर समय इसका जो कर्वेचर होगा उसके सेंटर की तरफ लगता रहेगा। तो ये अपना FB होगा जो V के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और ये अपना V होगा। क्लियर हो गया होगा सबको। तो अब आप एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन के लिए क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन के लिए क्या लिखेंगे, जो अपना काइनेटिक फ्रिक्शन है वो किसके प्रोपोर्शनल है, V के। तो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन क्या लिखेंगे, मैं नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूं। ए क्या लिखेंगे, ए हो जाएगा माइनस के वी बाई एम, बोलो भाई, किसी इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट। तो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया आपके लिए, इसको आप dv बाई dt लिख सकते हैं, इक्वल टू माइनस के बाई एम वी। वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए, माइनस के बाई एम डी टी, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। t इक्वल टू 0 पे ये v नॉट था, किसी टाइम t इक्वल टू t पे ये v होगा, तो ये आएगा ln v अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू माइनस के बाई एम टी। ये वैसे ही आपने पढ़ा है जैसे कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग या वाला केस है ना, वी नॉट ई की पावर माइनस के बाई एम टी। तो ऐसे ही तो कुछ फंक्शन था अपना डिस्चार्जिंग ऑफ चार्ज का, डिस्चार्जिंग ऑफ चार्ज का भी यही फंक्शन था, ठीक है। तो v इक्वल टू वी नॉट ई की पावर माइनस के बाई एम टी। तो दिस इज द एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन हमेशा रिटार्डेशन होगा, इसीलिए माइनस साइन लगाया गया है, दिस इज रिटार्डेशन। और फ्रिक्शन ही जो है, ठीक है, फ्रिक्शन ही जो है अपना क्या होगा, फ्रिक्शन ही जो है वेलोसिटी को रिटार्ड करेगा। एफ बी तो केवल डायरेक्शन को चेंज करेगा, वो एक्सेलरेशन में काम नहीं करेगा, मैग्नीट्यूड में। ये स्पीड लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ये आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। अगर बच्चे ध्यान से सर्कुलर मोशन के बारे में जानते हैं तो एटी इज बेसिकली डी मॉड वी बाई डी टी, जो लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से एटी है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ अपना स्पीड है। डिस्प्लेसमेंट अगर आपसे पूछेगा कि डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वो भी निकाल सकते हो एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करके, ds बाई डी टी इक्वल टू वी नॉट ई की पावर माइनस के बाई एम टी। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, सॉरी नॉट डिस्प्लेसमेंट, स्पीड को आप इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है। तो एस टी इक्वल टू 0 पे कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं था, किसी टी टाइम में एस डिस्टेंस कवर हुआ है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है वी नॉट ई की पावर माइनस के बाई एम टी, 0 से टी, और ये हो जाएगा अपना कितना, इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस के बाई एम से, कोफिशिएंट से डिवाइड भी होता है, बताया था। तो यहां एस हो जाएगा माइनस एम वी नॉट बाई के, और ई की पावर माइनस के बाई एम टी माइनस 1, माइनस एडजस्ट करो तो एम वी नॉट बाई के 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी बाई एम।
तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पे मिल जाएगा। आपसे ग्राफ भी पूछा जा सकता है, आपसे ग्राफ भी पूछा जा सकता है। सबका ग्राफ आप जानते हैं, इन सबका ग्राफ आपने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में आपको जो फंक्शन आ रहा था, ये वही फंक्शन है, दिख रहा होगा सभी बच्चों को। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। इससे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन थर्ड वाला बना है, वो ये है कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द चार्ज पार्टिकल एट एस इक्वल टू एम वी नॉट बाई 2k। तो अब रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब ये इसका जो आर्क है वो हर टाइम पे आपका चेंज हो रहा है, तो रेडियस भी चेंज हो रहा होगा। तो इस डिस्टेंस पे रेडियस क्या होगा? तो कोई भी जनरल डिस्टेंस पे जब इसने एस डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा, तो आपको पहले इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? वेलोसिटी पता होना चाहिए। पार्टिकल जो ट्रेजेक्ट्री लेके चल रहा है, देखिए इस तरीके से चल रहा है, तो कहीं पर यहां पर अगर आप देखते हो तो ये कुछ सर्कल में होगा। इस सर्कल का अपना ये जो आर्क है, इसको अगर पूरा सर्कल ड्रॉ करोगे तो इसका अपना कोई रेडियस होगा। ये ऐसे है, देखिए, है ना? तो ये ऐसे जा रहा होगा। अब ये देखिए, बहुत बच्चों को हो सकता है ये क्वेश्चन नहीं झिल रहा हो क्योंकि उनको सर्कुलर की बात नहीं पता हो, लेकिन जिन्होंने पढ़ रखा है 11th में, उनके लिए लिया है। तो ये ऐसे जा रहा है। अब ये जो वेलोसिटी होगा एस पे, है ना, और ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ये जो सर्कल जो बना इस आर्क पे इस समय, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। यही रेडियस ऑफ कर्वेचर आर होगा जो वेरिएबल होगा। आप यहां आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू भी नहीं बोल सकते क्योंकि वी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये आर होगा। अब ये जो वी है, हमें पूछा गया है वी, ये हमें निकालना पड़ेगा एट एस इक्वल टू एम वी नॉट बाई 2k। ये वाला v हमें निकालना पड़ेगा इस समय का। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। और सबको पता है कि इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? एफ भी हमेशा इधर लगेगा, सेंटर की तरफ। तो जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं उन्हें मजा आ रहा होगा कि ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, जिसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। एफ बी, और ये चार्ज पार्टिकल है, ये क्यू है, ये मास एम है। तो यहां एफ बी जो होगा यही सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा। और आपसे पूछा जा रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो इस समय का जो ये आर है, आर को आप क्या लिखोगे? बोलो, एम वी, आप यही लिखो, एम वी बाई क्यू बी, यही आता है। लेकिन ये जो वी है, ये वी कहां का है? इस पॉइंट हुआ जब इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, इतना। तो पहले ये वी हमें निकालना पड़ेगा, तो आप बाकी आप लिख सकते हो। तो कैसे लिखोगे? एक्सेलरेशन तुम्हें अभी पता था, अभी आपने निकाला है ना एक्सेलरेशन। यहां भी काइनेमेटिक्स यूज होगा। एक्सेलरेशन का फंक्शन अभी आपको पता है, कितना है भाई? एफ के बाई एम, यही तो था। दैट इज एफ के कितना था? माइनस के बाई एम वी। माइनस क्यों लिख रहा हूं, सबको क्लियर है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन है। इसको अब आप क्या लिख सकते हो? एक बार आपने लिखा dv बाई dt। जिन बच्चों को पता है कि अगर हमें इसको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस निकालना है, तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं v dv बाई ds। v dv बाई ds इक्वल टू माइनस के बाई एम वी। ये दिख रहा है सभी बच्चों को? v dv बाई ds इक्वल टू माइनस के बाई एम वी, ये सभी को दिख रहा है? ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब यहां से आप v से v कैंसिल कर दो, तो हमें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस भी मिल जाएगा। पहले हमने dv बाई dt किया, तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया। अब हम क्या कर रहे हैं? v dv बाई ds कर रहे हैं। क्लियर है? तो v dv बाई ds करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? v से v तो कैंसिल, dv इधर रहेगा, माइनस के बाई एम, ये हो जाएगा ds। अब आप इसको इंटीग्रेट करो। पहले डिस्टेंस 0 था तो वेलोसिटी v नॉट थी, अब डिस्टेंस कुछ s हो गया है तो वेलोसिटी कुछ हमारी v हो गई है। यही v हमें चाहिए था। तो v माइनस वी नॉट इक्वल टू माइनस के बाई एम एस। तो हमें v मिल गया एज ए फंक्शन ऑफ s। क्या मिल गया? v नॉट माइनस के बाई एम एस, ये मिल गया।
ठीक है, अब हमें पूछा गया है कि किस एस पे चाहिए, एम वी नॉट बाई 2k पे, तो ये एस जनरल फंक्शन आ गया, तो हमें अब वेलोसिटी चाहिए एट एस इक्वल टू एम वी नॉट बाई 2k। क्या हो जाएगा, यहां एम वी नॉट बाई 2k रख दो, वी नॉट माइनस के बाई एम इंटू एम वी नॉट बाई 2k, तो क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जा रहा है, वी नॉट बाई 2। इसका मतलब हमें जिस समय का रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा गया है, ये वेलोसिटी वी नॉट बाई 2 है, ये निकाल लिया हमने। ठीक है, ये वेलोसिटी अपनी वी नॉट बाई 2 है, तो अब आप यहां पे वी नॉट बाई 2 रख दो, तो आपको इस समय का रेडियस मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा एम वी नॉट बाई 2 QB, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा, कब, एट एस इक्वल टू एम वी नॉट बाई 2k। तो इतना आपको सोचना पड़ेगा, इसमें पूरी मैकेनिक्स काइनेमेटिक्स उन्होंने चेक कर लिया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको क्या करता है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको जेईई एडवांस में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने कुछ किया होगा तो उन्हें जरूर अच्छा लगा होगा। ठीक है, क्वेश्चंस अच्छा बना है ये, तो ये मर्जिंग सवाल इस तरीके के आपको पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट केस देखते हैं, एक स्पेशल केस, जब ई जो है परपेंडिकुलर टू बी हो, ई परपेंडिकुलर टू बी हो, ध्यान दीजिएगा, ई और बी परपेंडिकुलर है। ठीक है, ई और बी अपने क्या है, परपेंडिकुलर है, ई और बी अपने क्या है, परपेंडिकुलर हो। अभी तक हम लोग पैरेलल एंटी पैरेलल ले रहे थे, है ना, अब हम क्या लेके चल रहे हैं कि ई और बी अपने जो है क्या है, परपेंडिकुलर हैं आपस में एक दूसरे के, और आपने कोई चार्ज पार्टिकल यहां पे जो है रेस्ट से रिलीज कर दिया है। ई इज परपेंडिकुलर टू बी, ए चार्ज पार्टिकल, ये बहुत जहर केस है। जेई मेंस में तो उम्मीद कम है। ए चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, क्योंकि इसमें भी बहुत बच्चे थोड़ा लोटेंगे, क्योंकि उनको अच्छा थोड़ा सा कमेंट करके बताइए, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, कितने बच्चों को पता है, जरा कमेंट करके बताइए। कितने बच्चों को पता है कि एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, जरा कमेंट करके बताओ। ए चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, नॉट प्रोजेक्टेड, इज रिलीज्ड। ठीक है, चार्ज पार्टिकल आपने बस क्या किया है, जाके रिलीज कर दिया है। तो अब हमें इसका लोकस या ट्रेजेक्ट्री बताना है। ए इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक बात है, बट इसको और आगे बढ़िए, इसका सॉल्यूशन अच्छा, बहुत बच्चे जानते हैं, काफी कुछ जानते हैं, चलो राहत मिली। ठीक है, बहुत बच्चे जानते हैं, ये अच्छी बात है कि बहुत बच्चे जानते हैं, कि कुछ बच्चों को राहत, मतलब मुझे थोड़ी राहत मिली। डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में क्या बोलोगे? What is the differential equation? What is the differential equation of this simple harmonic motion? क्या differential equation होता है? सॉल्यूशन तो आप लोग सही बता रहे हो, सॉल्यूशन तो आप लोग सही बता रहे हो, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, थोड़ा ये बताओ, कैसा फॉर्म का होता है? क्योंकि इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी अभी। देखिए, आप लोग जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं बहुत बच्चे, कि कभी भी एसएचएम की अगर बात होती है, मैं थोड़ा सा यहां पे ब्रीफ कर दूंगा, इसकी जरूरत पड़ेगी। ई के बारे में पहले बता दूं, दोनों परपेंडिकुलर तो हैं, बट ई की वैल्यू है ई जे कैप, और बी की वैल्यू है, दोनों यूनिफॉर्म है बट दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक जे कैप में एक के कैप में है। ठीक है, देखिए एसएचएम की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जिसको आप इसको लिखते हो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, है ना। डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफ्रेंशिएट करोगे
तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन कही जाती है, इक्वल टू 0। दिस इज ए सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम। और इसका जो सॉल्यूशन आता है, आपके कोर्स में नहीं है इस सॉल्यूशन को, लेकिन मैं एसएचएम में इसको डिराइव भी कराऊंगा इसका सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन सभी को पता है, कुछ ऐसा फॉर्म होता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, वेयर फाई इज द इनिशियल फेज कांस्टेंट। ठीक है, वेयर फाई इज द इनिशियल फेज कांस्टेंट। कुछ बच्चों ने इसको स्कूल में भी वेव पढ़ा होगा, स्कूल में वेव पढ़ा होगा, तो इतना तो जरूर बताया जाता है स्कूल में। ठीक है, तो उनको याद आ गया होगा ये चीज है। खैर, अपार्ट फ्रॉम दिस इसकी जरूरत यहां पड़ेगी, कब पड़ेगी अभी आपको दिख जाएगा। आ जाइए अब अपने मेन चीजों पे। तो अपना जो मोशन हो रहा है चार्ज पार्टिकल का, वो कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड अपनी कैसी है, मैग्नेटिक फील्ड अपनी आउटवर्ड है, आपकी तरफ है, प्लेन ब्लैक बोर्ड के प्लेन के बाहर। और आपने एक चार्ज पार्टिकल को यहां से रिलीज कर दिया है, बस Q और M है, ये रिलीज किया गया है। और ये दोनों E और B परपेंडिकुलर है और यूनिफॉर्म है, दोनों परपेंडिकुलर है और यूनिफॉर्म है। ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर है और यूनिफॉर्म है। चलिए, तो अब हमें देखना है कि इसकी ट्रेजेक्ट्री के बारे में। तो ट्रेजेक्ट्री में सभी बच्चे समझते हैं कि हमें इसका लोकस डिराइव करना पड़ेगा, कि कैसे कैसे इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ये हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये चीज तो सभी बच्चे समझते हैं कि यहां पे जब आप इसको छोड़ दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाएगा, और आप बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जीरो होगा, बिल्कुल जीरो होगा, लेकिन धीरे धीरे किसी टाइम के बाद, ध्यान दीजिएगा, पहले ये पार्टिकल वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, और एक्सेलरेशन आएगा तो इसके पास वेलोसिटी आ जाएगा, और वेलोसिटी आएगा तो फिर क्यू वी क्रॉस बी भी लगने लगेगा। पहले तो पार्टिकल चलो ऐसे एक्सेलरेट होगा, ठीक बात है, एक्सेलरेट होते होते इसमें वेलोसिटी आ जाएगा। तो जब वेलोसिटी आ जाएगा तो v क्रॉस बी, तो एफ बी भी लगने लगेगा कि नहीं, बताओ। यहां एफ बी भी लगने लगेगा, यहां पर अपना एफ बी भी लगने लगेगा। यहां तो अभी केवल ए वाई है, कोई वेलोसिटी नहीं है, और क्यू ई बाई एम का ए वाई है। फिर यहां पे इसको वेलोसिटी एफ बी लगेगा कैसे, v क्रॉस बी, ये v है, b की तरफ अपने फिंगर को ब्लैक बोर्ड के बाहर मोड़ो, थंब इधर लग रहा है तो v क्रॉस बी, तो यहां पे एक एफ बी लग रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है ही। तो धीरे धीरे ये चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरीके से होगा कि नहीं, बताओ। ये चार्ज पार्टिकल, अच्छा एफ बी इधर है तो ये कुछ सर्कुलर भी बनाएगा, एफ बी इधर है ना, तो इसका सर्कुलर होगा। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ये चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसे जा रहा होगा फाइनली किसी टी टाइम में, इस तरीके से। बोलो, इतना सबको समझ में आया कि टी इक्वल टू जैसे छोड़ोगे तब तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल आएगा, वो इसको ऊपर ले जाएगा, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वेलोसिटी आ जाएगी, और वेलोसिटी आ जाएगी तो एफ बी लगने लगेगा, फिर ये डेविएट होने लगेगा, कुछ इस तरीके से डेविएट होने लगेगा। ठीक है, तो किसी टाइम t इक्वल टू टी में, देखिए इसको कैसे कर रहे हैं, लेट एट एनी टाइम t वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल बी वी, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल भी v। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल कुछ v हो जाएगा, ये तो इनिशियल है, कोई जनरल। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको। तो कोई भी जनरल टाइम में आपको अब लेना है, ट्रेजेक्ट्री सभी को क्लियर है कि धीरे धीरे वो कुछ ऐसी ट्रेजेक्ट्री फॉर्म करेगा कुछ टाइम के बाद। तो ये जो वेलोसिटी v है, तो इस पे क्या क्या फोर्स लगेंगे भाई, और ये 2 डायमेंशनल होगा। v जो भी होगा इसको ऐसे लिखा जा सकता है, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। बोलो, अभी बताया मैंने ना कि फाइनली जो है ये कुछ ऐसा चलने लगेगा, जब इसमें वेलोसिटी आ जाएगी तो ये कुछ ऐसा चलने लगेगा, और इसके बाद जो भी वेलोसिटी होगी v, उसके 2 कंपोनेंट होंगे, वी एक्स और वी वाई। ये v होगा, ये वी एक्स होगा, इधर वी वाई होगा,
और इसके लिए एक्सेलरेशन जो है केवल इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इधर है, एक्सेलरेशन ए वाई होगा क्यू ई बाई एम। बोलो, एक्सेलरेशन तो केवल इधर ही होगा, इतना तो समझते हो। तो फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि वी एक्स और वी वाई। वॉट अबाउट द टोटल फोर्स? तो टोटल फोर्स इसमें क्या आ जाएगा ये भी बता सकते हो। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा Q इंटू ई वैक्टर प्लस Q इंटू वी क्रॉस बी वैक्टर, ये टोटल फोर्स होगा। बताइए, दिस इज द टोटल फोर्स, ठीक है, ये अपने पास टोटल फोर्स होगा। अब ये जो टोटल फोर्स आ रहा है Q इंटू ई वैक्टर प्लस Q, V की वैल्यू रख दीजिए, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप क्रॉस E की वैल्यू भी रख देते हैं, यहां पे E को पूरा वेक्टर लिख देते हैं, तो क्यू ई और E किधर था, जे कैप, तो ये क्यू ई जे कैप लिख दिया मैंने। और ये क्यू वी क्रॉस बी, बी के लिए क्या लिखोगे, बी के कैप। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए पहले। तो जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्यू ई जे कैप प्लस ये देखिए आई क्रॉस के, आई क्रॉस के हो जाएगा माइनस जे, और क्यू वी एक्स बी, तो क्यू वी एक्स बी ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और आई क्रॉस के हो जाएगा माइनस जे कैप, एक कंपोनेंट ये आएगा, ठीक है। अब फिर यहां पर देखो क्यू वी वाई बी, और ये हो जाएगा जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के होता है आई, तो प्लस क्यू बी वी वाई आई कैप। यहां तक क्लियर है सभी को, सिंपल। यार टेस्ट में पता कैसे चलता है कि आंसर सिंगल करेक्ट है या मल्टी करेक्ट? मजाक कर रहे हो क्या? आपको पूरा का पूरा जो है अलग से एडवांस में आता है मल्टी करेक्ट, उसमें लिखा रहता है कि सेक्शन बी दिस इज मल्टी करेक्ट मोर देन वन। ये सब क्या मजाक कर रहे हो? तो ये लॉरेंज फोर्स, हाँ आप बोल सकते हो दिस इज लॉरेंज फोर्स, मैं नाम पे बहुत ज्यादा नहीं जाता, लॉरेंज फोर्स आप बोल सकते हो, इसी को लॉरेंज फोर्स भी कहते हैं। तो अब जे वाले कोविशेंट को एक साथ करिए, तो क्या आ जाएगा, क्यू ई माइनस क्यू बी वी एक्स, इधर आ जाएगा एक जे डायरेक्शन में नेट फोर्स, और एक अपने पास आ जाएगा कितना, क्यू बी वी वाई, और ये हो जाएगा आई कैप। बोलो, ये दो आपको मिल गए, नेट फोर्स मिल गया इस चार्ज पार्टिकल पे। अब ये जो नेट फोर्स मिला है, ठीक है, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का था। अब हमारे पास एक्सेलरेशन नेट अलग होगा, क्योंकि डायरेक्शन के चेंज होने से भी एक्सेलरेशन होगा, तो ये चीज यहां दिखाना ठीक नहीं है, वो केवल ए वाई था, इलेक्ट्रिक फील्ड का था। तो अब आप जो है एक्स और वाई डायरेक्शन में आप एक्सेलरेशन भी दिखा सकते हैं, एक ए वाई और ए एक्स एक्सेलरेशन होगा, ये आपके सामने है। इसको मास से अगर डिवाइड कर दे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो देखिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा एफ नेट अपॉन में एम, ठीक। तो एफ नेट तुम्हारे पास क्या था देख लो, क्यू ई माइनस क्यू बी वी एक्स आई कैप बाई में एम, और ये था पूरा आई कैप शायद, देखिएगा, या जे कैप था, ये जे कैप था, और फिर था अपने पास क्यू बी वी वाई आई कैप। ये था भाई, तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा, देख लीजिए। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इसीलिए मैंने हटा दिया, देखिए एक्सेलरेशन जो है दोनों होगा ना, एक्सेलरेशन एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा प्लस डायरेक्शन के चेंज होने से होगा। तो नेट एक्सेलरेशन के लिए मैंने नेट फोर्स निकाल दिया, आप कुछ सोचिए मत, यहां पे नेट फोर्स निकाल दिया, इसको मास से डिवाइड कर दीजिए, तो एक एक्सेलरेशन y में होगा और एक एक्सेलरेशन x में होगा, इसलिए मैंने इसको यहां से हटा दिया था, ठीक है।
तो आपको अब यहां से क्या मिला, ए एक्स, देखिएगा आपको ए एक्स क्या मिलता है, क्यू बी अपॉन एम इंटू वी वाई, ध्यान दीजिए। और इसी तरीके से आपको यहां पर ए वाई क्या मिलता है, ये मिलता है क्यू ई, क्यू बाई एम कॉमन ले रहा हूं, तो क्यू बाई एम कॉमन ले लिया, ई माइनस बी वी एक्स, ऐसे दो इक्वेशन मिलते हैं, ठीक है, ऐसे दो इक्वेशन मिलते हैं, दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में होगा। किसने बता दिया भाई दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में होगा, कैसे सोचते हो यार तुम लोग, कैसे दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी ये v है अभी, फिर ये v, मैंने कहा ये धीरे धीरे ऐसा कर्व बनेगा, तो अभी वेलोसिटी इधर है, तो v भी इधर है, e इधर है, उसके बाद ये ऐसा हो गया, तो इसका vb इसका परपेंडिकुलर कुछ ऐसा हो गया, और फिर QE तो हमेशा नीचे होगा, केवल QE का फोर्स जो है वाई डायरेक्शन में होगा, बाकी सब बदल रहे होंगे। आप कैसे बोल रहे हो कि दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, थोड़ा सोचा ओचा करो यार, ठीक है, इस लेवल पे पढ़ाई करते हो, ऐसा पूछते हो तो लगता है कि कुछ नहीं सोचते हो। ए वाई हो जाएगा क्यू बाई एम ई माइनस बी वी एक्स, इसको आप लिख सकते हो डी वी एक्स बाई डी टी इक्वल टू क्यू बी बाई एम इंटू वी वाई। ये थोड़ा आगे जाके आपको मैथ्स में एक पढ़ना पड़ेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप इस तरीके की साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के तो ऊपर आएगा ना फोर्स, यार जब मैंने आपको फोर्स जो है दोनों के लिए निकाल के यहां दे दिया है, आप क्यों परेशान हो। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमेशा फोर्स ऊपर आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज था तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ऊपर आएगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स है क्यू वी क्रॉस बी, उसका वेलोसिटी होगा, उसका एक वी होगा, उसके दो कंपोनेंट होंगे वी एक्स और वी वाई। तो मैग्नेटिक फोर्स का जो वी वाई है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के वाई डायरेक्शन से जुड़ जाएगा या घट जाएगा। ये देखिए आपके सामने है, ये दिख रहा है, वाई डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कांस्टेंट है और मैग्नेटिक फोर्स का आपका उसका उल्टा है, दिख रहा है ना ये आपको। और एक्स डायरेक्शन में केवल मैग्नेटिक फोर्स का एक कंपोनेंट है, सिंपल। आपको वेक्टर आपके सामने है, इससे आप देख सकते हैं, आपको बाकी कुछ सोचना ही नहीं है। तो यहां पे क्यू बी बाई एम इंटू वी वाई दिख गया सभी को, एक ऐसे हम लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, डी वी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू बाई एम ई माइनस बी वी एक्स। तो थोड़ा अजीब अजीब इक्वेशन है ये, इक्वेशन 1 बोल रहा हूं और 2। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना, लोकस निकालना चाहते हो, एक्स कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ, वाई कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ, ये हमें निकालना है, इतनी दूरी तय करनी है। अभी हम यहां पर फंसे हुए हैं, ठीक है, हर तरफ अंधेरा ही दिख रहा है। तो डीवी एक्स बाई डी टी ये आ गया, डीवी वाई बाई डी टी ये आ गया, ठीक है। अब क्या करिए, इसको ध्यान दीजिएगा, यहां से मुझे क्या चमक रहा है, देखिए यहां से क्या चमक रहा है मुझे, मैं इस वाले सेकेंड इक्वेशन को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो मुझे यहां पे डीवी एक्स बाई डी टी नजर आएगा। और ये जो डीवी एक्स बाई डी टी आएगा, इसकी वैल्यू मुझे इस फर्स्ट इक्वेशन में दिख रही है वी वाई के फॉर्म में, तो उसको उठा के हम वहां पे रख देंगे, समझ गए। तो हम यहां से क्या करने जा रहे हैं, मैं यहां से क्या करने जा रहा हूं, डिफरेंशिएटिंग, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएटिंग। कल एक बच्चा पूछ रहा था कि सर ई और बी परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, ठीक है, तो मैंने कहा चलो ये भी बता देता हूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा डी स्क्वायर वी वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एम इंटू ई, ये कांस्टेंट है, ये तो जीरो हो जाएगा। फिर बचेगा क्या, डिफरेंशिएशन तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं ना, सबको आता है, क्यू बी बाई एम, और ये हो जाएगा डी वी एक्स बाई डी टी। आप टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो ये वाला टर्म क्यू ई बाई एम कॉन्स्टेंट है, ये जीरो हो गया,
फिर माइनस क्यू बी बाई एम, और ये वी एक्स का डीवी एक्स बाई डी टी, और ये सेकेंड डिफरेंशियल सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा डीवी बाई डी टी का, फिर से टाइम के साथ डिफरेंशिएशन सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए डीवी एक्स बाई डी टी हमें पता है, तो फ्रॉम फर्स्ट डीवी एक्स बाई डी टी की वैल्यू लाकर हम यहां पे पुट कर देंगे, इसको लाके हम यहां पुट कर रहे हैं, तो पुट करोगे तो आपको मिलेगा डी स्क्वायर वी वाई अपॉन डी टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम का स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस क्यू बी बाई एम स्क्वायर वी वाई। देखिए ध्यान से जरा, ये आए फाइनल हमारे पास ये आएगा। अब आप मुझे बताओ कि ये जो भी आपने पास है ये सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, कुछ ऐसा मिलता जुलता। देखिएगा जो मैंने आपको एसएचएम रिवाइज कराया था, ये देखिए यहां x के जगह बस v है, ये x में सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये जो है v में सेकेंड डिग्री है। ठीक है, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करोगे इस रिजल्ट को, तो आपको इसका सॉल्यूशन मिलने जा रहा है। ये सॉल्यूशन होता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये आपको याद रखना है। जैसे आप लोग याद करिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप क्या करते थे, स्क्रोडिंजर पढ़ते थे, साई स्क्वायर में सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल, तो शायद कोई सॉल्व नहीं कराता है सेकेंड डिग्री, हम बीटेक में करते हैं उसको। सेकेंड डिग्री स्क्रोडिंजर में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते थे, जिसका सॉल्यूशन आपको क्या देता था, क्वांटम नंबर्स, यही देता था। सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन आपको क्या देता था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना, एल देता था और पहला वाला देता था, शायद यही होता था। तो ये जो क्वांटम नंबर्स थे वो सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन से ही सॉल्व होके आए थे। साई में जो बनता था, साई और साई स्क्वायर आप शायद पढ़ते थे कि किसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन है। तो सिमिलरली यहां भी जो ये सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल है, इसका ये सॉल्यूशन इस फॉर्म का होता है, जिसमें ए इसका एम्पलीट्यूड होता है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जिन बच्चों को थोड़ा बहुत एम्पलीट्यूड के बारे में पता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो आई थिंक सभी लोग इसका सॉल्यूशन लिख सकते हो, सभी लोग इसको देखकर इसका सॉल्यूशन लिख सकते हो। कंपेयर विथ, आप बोल सकते हो कि ये सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो आप ऐसे लिख सकते हो, वी वाई इज इक्वल टू, अच्छा इसको कंपेयर करोगे इससे तो ये ओमेगा की तरह काम कर रहा है कि नहीं, इसको कंपेयर करो, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, मैं यहां लिख दे रहा हूं जिससे आप समझ पाओ, ओमेगा स्क्वायर एक्स ये चीज है। तो इससे आप कंपेयर करोगे तो ओमेगा की जगह पे ये है, ओमेगा एक तरीके से कितना है, क्यू बी बाई एम, और यही होता था अपना रोटेशन में अपना यही होता था क्यू बी बाई एम। ठीक है, तो वी वाई अपने पास ये आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस, देखो ध्यान से, वी वाई का जो सॉल्यूशन अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो आई कैन राइट लाइक दिस, वी वाई इज इक्वल टू, इसका जो एम्पलीट्यूड है हमें नहीं पता, इसकी कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमें नहीं पता, वो ढूंढना है अभी। तो ये वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये ओमेगा है, प्लस फाई या डेल्टा। ठीक है, अब यहां हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत है कि सर ये फाई क्या है, तो फाई जो है अपना इनिशियल फेज कांस्टेंट है, फाई अपना क्या है, इनिशियल फेज कांस्टेंट, जो हम बाउंड्री कंडीशन से निकालते हैं, जैसे हम यहां निकाल सकते हैं एट टी इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा, जब मैं यहां टी इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो वी वाई भी 0 था कि नहीं, बताओ, रिलीज किया गया था, पार्टिकल को रिलीज किया गया था, तो टी इक्वल टू 0 पे वी वाई 0 होगा, तो अपने पास फाई 0 हो जाएगा। बताओ, दिस 0 इज इक्वल टू वी नॉट साइन फाई, ऐसा आएगा। इसको पुट करोगे तो इसका मतलब फाई भी 0 हो गया, तो फाइनली वी वाई कितना आया, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो नाउ अभी तक हम यहां तक पहुंचे हैं, बड़ी मुश्किल से रोग आके यहां तक पहुंचे हैं। ठीक है, ओ भी ये वी नहीं है, टोटल वी वाई है।
बहुत दूरी तय करनी है अभी। आप बोलोगे सर कहां कर पाओगे, 2 मिनट बचे हैं। अरे तो कल करेंगे, क्या करेंगे। तो ये अभी हमें वी वाई मिला है, तो हमारे पास आ गया वी वाई। अभी हमारे पास वी वाई आ गया, वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो अभी तक मैं क्या कर रहा हूं कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ वाई। तो अभी बोलोगे सर ये तो तुम आपने वी वाई निकाला, बिल्कुल, तो क्या हम लोग वी एक्स निकाल सकते हैं इसी कहानी से? ये तो देख के ही जाओ, वी एक्स कैसे निकालोगे। वी एक्स के लिए तुम्हें उल्टा काम करना होगा। यहां देखो, इसको देखो मगर प्यार से, इसको आप देखो लेकिन मगर प्यार से देखो, तो आपको मिल जाएगा रास्ता। अब आपको वी एक्स चाहिए, तो अगर वी एक्स चाहिए, ये हटाओ इसे, ठीक है, वी एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, तो यहां तुम्हें वी एक्स बैठा हुआ दिख रहा है। और इसको मैं अगर पहले मैंने फर्स्ट को क्या किया, फर्स्ट को जो है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, किसको मैंने डिफरेंशिएट किया था, इसको, सेकंड को। अब इसको अगर आप डिफरेंशिएट करो, ऑफ यहां लिख दे रहा हूं इक्वेशन 2। इसी तरीके से इक्वेशन 1 को अगर आप टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to time of equation 1, क्या मिलेगा बताओ, डी स्क्वायर वी एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम और डी वी वाई बाई डी टी, यही तो मिलेगा, डी वी वाई बाई डी टी। बोलो भाई, डी वी वाई बाई डी टी यही मिलेगा। ठीक है, तो डी स्क्वायर वी एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, दिस इज आवर बेसिकली वोट, ये डी वी वाई बाई डी टी हमें पता है। देखो कहां से निकाला आपने, ये रहा सेकेंड इक्वेशन से, इसको लाके यहां पुट करो, तो डी स्क्वायर वी एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम। मेरी बात समझ रहे हैं सब लोग? ये जो सेकेंड इक्वेशन में डी वी वाई बाई डी टी है, इसको लाके यहां पुट कर दो, क्या आ जाएगा फिर, Q बाई एम ई माइनस बी वी एक्स। ठीक है, ये कहां से लाए हम, फ्रॉम इक्वेशन 2 जो है, इसको पुट किया डी वी वाई बाई डी टी, जैसे हम डी वी एक्स बाई डी टी इक्वेशन 1 से पुट किए थे, वैसे ही जब हमने इसको दोनों साइड टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो हमने क्या किया, इक्वेशन 2 को उठाकर यहां पे पुट किया, डी वी वाई बाई डी टी की वैल्यू लगा दी। अब जब हमने ऐसा किया तो देखो तुम्हें क्या मिला, यहां से भी आपको x में सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है, x में भी आपको सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है। क्या मिलता है, डी स्क्वायर वी एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बी बाई एम स्क्वायर, और ये ई माइनस बी वी एक्स। ये सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन आपका मिलता है किसमें, इसमें, जिसमें कि एक कांस्टेंट भी आपको मिलेगा। तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वी एक्स ब्रेक करके ओपन कर दो, तो आपके पास क्या मिलेगा, माइनस क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर वी एक्स, और फिर प्लस क्यू स्क्वायर बी ई अपॉन एम स्क्वायर। ये एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है ना, ये कांस्टेंट है, लेकिन है ये सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी बताओ, ये भी एक सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब आप यहां से क्या, जैसे आपने ये सेकेंड डिग्री का सॉल्यूशन लिखा था, वैसे क्या आप इसका भी सॉल्यूशन लिख सकते हैं। यहां भी ओमेगा की जगह पे यही दिख रहा है, बोलो, यहां भी ओमेगा की जगह पे यही दिख रहा है, तो इसका भी आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं, वी एक्स इक्वल टू समथिंग वी नॉट
साइन ओमेगा टी प्लस कुछ नया फाई डैश, ठीक है, और फिर वहां से हम लोग फिर से Vx भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे। ये पूरा हो नहीं पाया, तो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यहां से जो है आप जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए भाई, सबको सब कुछ अच्छा लगे कोई जरूरी नहीं है। ओवरफ्लो कर रहा है तो इसको ऊपर से जाने दिया करो, कभी कभी कोई चीजें ऊपर से भी जाने दिया करो। जिसको लग रहा है कि नहीं हमें ये भी सीखना है, वो इसमें दिमाग लगा ले, ठीक है। और जिनको कभी मेंस कभी आपसे नहीं पूछेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो कभी कभी कोई चीज ऊपर से जा रही है तो जाने दिया करो, मौज लिया करो फिर, ठीक है। हाँ, लेकिन मेरा काम है सब कुछ बताना। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ऊपर से जाए। अगर आपको थोड़ा भी कुछ भी पता है एसएचएम के बारे में, नहीं भी पता है तो मैंने आपको बता दिया, तो आप माइंड मेकअप करके बैठ जाते हो कि नहीं अब ये तो बहुत अजीब है। तो इस तरीके के बच्चों को ऐसी चीजें लगती है। अगर कोई माइंड मेकअप करके बैठा है कि नहीं मुझे सीखना है, तो एक बार में नहीं आया, अभी घर में रिवाइज करोगे तो आएगा ही। चलिए फिर मिलते हैं।